Welcome back to UPPCS Prelims 2024 GS1 पेपर 125 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. Now let's see question number 126. With reference to mobility arrangement for talented early professional scheme, which of the following statements are correct? This is a bilateral framework between India and Australia. Yes. In this scheme, Indian graduates aged 18 to 30 years with knowledge and skills in specific fields of study will be offered to live and work in Australia for up to 2 years. वेरी गुड, ये वाला स्टेटमेंट भी पूरा करेक्ट है. तो आंसर इज ए, बोथ 1 and 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 127. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये भी हुई थी. तो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 25th May. नो, दिस वॉज हेल्ड फ्रॉम 20 to 24th May. एंड इंडिया हैज़ रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटरमिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर सिक्योरिटी. ये करेक्ट है. सो आंसर इज सी, ओनली 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 128. विद रेफरेंस टू पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन. अब ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू विलेजर्स. येस. CM ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस कैंपेन. येस. उत्तराखंड में आप देखते हो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होने लगते हैं अब, और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है साल दर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. तो इसलिए उन्होंने ये कैंपेन चलाया है. सो आंसर इज ए, बोथ 1 and 2. नाउ question number 129. Justice Party opposed Congress by calling it a Brahmin dominated organization. Yes. Then it claimed the same communal representation for non-Brahmins as the Morley-Minto reforms had given to Muslims. Yes, इन्होंने भी रिजर्वेशन की मांग की थी नॉन ब्राह्मण्स के लिए. सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. Now question number 130. Workers and Peasants Party. This party was formed in 1927. No, it was formed in 1928 and given the form of All India Organization. Objective of this party was to work within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of common people. Yes. So answer is only 2. Now 131. Chronological order में ये associations को हमें लगाना है. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी. नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में. इंडियन एसोसिएशन 1876 में. और इंडियन सोसाइटी इसका ज़्यादा नाम नहीं है. सो आई डोंट नो ये कब बनी थी, बट इतने इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. 1 2 4 का सीक्वेंस बनना चाहिए. तो 1 2 4 का सीक्वेंस इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. नाउ 132 क्वेश्चन. करेक्ट क्रोनोलॉजी में फिर से हमें लगाना है. मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है. रिन म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट कब हुआ था? फेब 1946 में. फिर कैबिनेट मिशन भी फेब 1946 में अनाउंस हुआ था. फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, वो कैबिनेट मिशन के बाद होगा ऑब्वियसली, सितंबर में हुआ था. तब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की मांग भी की थी, जिन्होंने, आपको याद होगा, 16 सितंबर को. देन अराइवल ऑफ अ UK पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ये भी जैन फेब में आए थे कैबिनेट मिशन से पहले. ठीक है. तो इसका देखिए आंसर होगा 4 1 2 3. ठीक है. सो डी इज़ द आंसर. नाउ 133. पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन आ गया है. ये बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में क्या गारंटीड नहीं है? अब देखिए, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली भी है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स भी है. देन फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं, ये नहीं है फंडामेंटल राइट. ये शिफ्ट हो चुका है एक आर्टिकल 300A में. पहले ये आर्टिकल 19 का पार्ट था, अब ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. नाउ क्वेश्चन 134. असर्शन रीजनिंग का फिर से आ गया है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स एट द सेम टाइम. रॉन्ग. आप आर्टिकल 153 जाके पढ़िए, उसमें लिखा है nothing can prevent a person to be a governor of 2 or more states. So this statement is wrong. वैसे आंसर तो आपका इसी से हो जाएगा. A is false, R is true. R भी देख लेते हैं. आर्टिकल 153 says that there shall be a governor for each state. Correct. Now question 135. कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है? ऑल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट किसकी पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर की. नो, पहला ही स्टेटमेंट आपको मिल गया इनकरेक्ट. ये पार्लियामेंट की पावर होती है. सो आंसर इज ए. और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में ये लिखा है. ठीक है. देन बाकी आप देख लीजिए, बाकी सब करेक्ट है इसमें. क्वेश्चन नंबर 136. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, फिर देखिए
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये सब आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। देखिए सारे आर्टिकल आपको नहीं पता होने चाहिए, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने ये आता है आर्टिकल 266 में, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, कैग 148। सो आंसर इज 1324 बी। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर क्या क्या आता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं, ये आर्टिकल 17 में आता है, सेपरेटली दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, वेरी करेक्ट। देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसके लिए भी अलग से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है। सो दिस इज इनकरेक्ट। आंसर इज सी 2 and 3 बोलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 138, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू एग्रेवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए फिस्कल पॉलिसी में? डिक्रीज्ड फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब देखो सब्सिडी डिक्रीज क्यों करेंगे, तो ये रॉन्ग है। इंक्रीजेस टैक्स ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे टैक्स क्यों बढ़ाएंगे, वो भी गलत है। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये हो सकता है करेक्ट, बट नहीं भी हो सकता है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। इसका आंसर या तो बी होगा या डी। ठीक है, आप इस पर स्टार लगा लेना, चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, मैच द स्कीम विद बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आपको सारी स्कीम्स का नहीं याद होगा, बट अगर आपको एक दो स्कीम का भी पता है तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैंने कैसे किया था, अटल पेंशन योजना, इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू एज, आप जैसे 18 to 40 ईयर्स के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन आपकी क्या एज है, किस एज पे आप ज्वाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। तो ये बेनिफिशियरीज चॉइस से होता है, तो डी का 1 है, उसके अकॉर्डिंग आंसर सीधे आ जाता है 2341। तो श्रम योजना में ये कंट्रीब्यूशन होता है, फिक्स पेंशन होती है, फिर जीवन ज्योति बीमा योजना में ये, और सुरक्षा बीमा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 140, असर्शन development is being defined as improving living standards and welfare. Yes, this is the definition of development. Reason, growth in per capita income is not a sufficient measure of development. Yes, this is also correct. Per capita income की growth एक sufficient measure of development नहीं है। ठीक है, तो अब this is a correct explanation or not? I think it is not the correct explanation, but कुछ आंसर की ने C भी आंसर दिया हुआ है, but according to me आंसर is B. नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये स्कीम्स को फिर से अरेंज करना है। अब इधर देखिए इसमें इसमें ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये आया था 1995 में। प्रधानमंत्री रोज़गार योजना ये भी इससे भी पहले आई थी। सो 3 then 2 then 1 and then 4. So A is the correct answer. Now question number 142, which of the following are stated in the Constitution of India? The president shall not be a member of either of the houses of the parliament. Correct. Then parliament shall consist of the president and both the houses. This is also correct. So answer is C, both 1 and 2. Now question number 143, an amendment to the Constitution of India can be initiated by. कौन इनिशिएट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। सो आंसर इज 1 and 2. नाउ 144, विच आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज रॉन्ग। ये सब इलेक्शन इंटरनली होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन और द ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनसिपलिटीज़, नहीं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अबव इलेक्शन, अब जब इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों इलेक्शन ही नहीं करा रहा तो इनके डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स क्यों लेगा? दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर इज डी। नाउ 145, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए ये मेरा थोड़ा गलत हो गया था। दिस इज़ अशोक मेहता कमेटी, करेक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। सांतनाम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस के ऊपर थी। GV के राव कमेटी प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल, ये रॉन्ग है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड दंतेवाला कमेटी वॉज फॉर रूरल क्रेडिट। नाउ 146, फिर से बताना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ गए हैं कुछ। अब देखिए गवर्नर का आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार UPPCS में रिपीट होता है।
अब हम इसमें देखते हैं पहले स्टार्टिंग से अगर हम देखें आर्टिकल 153 से गवर्नर स्टार्ट होता है, तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है। फिर 154 आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात होगी, फिर आर्टिकल 154 में क्या बात होगी कि उसकी अथॉरिटी क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, करेक्ट। देन उसके बाद क्या बात होगी, अभी देखो गवर्नर के बारे में बता रहे हैं, अब डायरेक्ट रिमूवल की बात तो नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो आर्टिकल 155 रिमूवल ये रॉन्ग है। देन आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर है, ये भी करेक्ट। नाउ 147 विद रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है? इट वॉज बहरमजी मालाबारी, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। येस, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु एडवोकेटेड फॉर removing child marriage. Then the act was supported by extremist wing led by Bal Gangadhar Tilak. This is wrong. He was an extremist, he was a conservative, so he was not against child marriage. So answer is only 1. Now question number 148. Shivaji had to face opposition from the big Deshmukhs. Correct. Reason, these Deshmukhs were not in favor of an independent Maratha state and wanted to remain as feudal lords of Bijapur. Yes, they wanted to maintain their authority. That's why they opposed him. So answer is C. Both are correct and R is the correct explanation. Now question 149. Which of the following reasons caused catastrophic coral bleaching? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो अभी कोरल ब्लीचिंग हुई है कैटास्ट्रॉफिक, वो किस वजह से हुई है? अब देखिए इसमें डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा तो कहीं है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा है टेम्परेचर। हैवी मरीन पोल्यूशन ये हो सकता है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन द कोस्टल रीजन्स, ये हो सकता है अभी कोस्टल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं। देन इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर इन इंडियन ओशन, ये भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं। मैंने पर्सनली सी लगाया था, बट मेरे ख्याल से अभी इतनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं स्टार्ट हुई हैं। मेजर रीज़न आई थिंक आंसर शुड बी डी, बट आप इस पर स्टार मार्क लगा सकते हो और चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 150. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अशोका. द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलोवाद Sut. This is wrong. In the 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called Dham Mahamatra. This is correct. So correct answer is A. Only 2. So thank you very much guys. So हमने UPPCS Prelims 2024 का पेपर सक्सेसफुली कर लिया है। आप सभी इसको मैच कीजिए और अपने आंसर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या स्कोर आ रहा है। और ठीक है, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने 150 में से 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और इसमें से मेरे 100 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं, 25 रॉन्ग आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा स्कोर बन रहा है 128 के अराउंड। ठीक है, आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।